तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। पहला, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, मर्केंटाइलिज्म, एडम स्मिथ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ओलिन्स फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी, वर्नॉन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, नेशनल कंपिटिटिव थ्योरी, लेक्स मर्केटोरिया एंड लास्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना, व्यापार होना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होना, वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड। उस ट्रेड के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस और कस्टम्स हैं जो उसको गवर्न करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, उसे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ कहा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ बहुत सारी क्या लगभग सारी कंट्रीज यूज करती हैं ताकि जो भी उनके साथ अगर कुछ अपराध हुआ है या कुछ बुरा हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान, तो वो करेक्टिव एक्शन ले सके सामने वाली कंट्रीज के खिलाफ या जो भी अक्यूज है उसके खिलाफ। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का मेन फोकस क्या होता है, जितने भी ट्रीटीज हो रही हैं दो कंट्रीज के बीच में, जो भी कोई कन्वेंशन हुआ है उन सबको मिला के और जो कस्टम्स हैं उन सबको मिला के एक ऐसा लॉ बनाना जो इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न कर सके। हमारा अगला टॉपिक आता है मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म क्या है, एक तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम था ट्रेड का जो 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में रहा। मर्केंटाइलिज्म का जो मेन आइडिया था वो क्या था कि एक नेशन की वेल्थ और पावर को तभी बढ़ाया जा सकता है जब वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, यानी एक नेशन ट्रेड डेफिसिट में ना रहकर ट्रेड सरप्लस में रहे। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है दोस्तों, एक्सपोर्ट्स जब किसी कंट्रीज के ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से, तो वो कंट्री माना जाता है कि वो ट्रेड सरप्लस में है। तो इस थ्योरी का मेन मकसद क्या था कि ज्यादा से ज्यादा नेशनल इंडस्ट्रीज, नेशनल बिजनेस को इस तरीके से ग्रो किया जाए कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तभी उस कंट्री के पास उस कंट्री को मेनली वेल्दी और पावरफुल माना जाता था। पहले टाइम में क्या होता था कि गोल्ड में सब कुछ डील होता था। जो उतने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम इंपोर्ट करते थे कोई भी कंट्री, तो उसके बदले गोल्ड दिया जाता था। तो गोल्ड भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था उस टाइम ट्रेड का। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स था ट्रेड का वो क्या था, शिपिंग। शिपिंग के थ्रू ही वहां पे उस टाइम सारा काम किया जाता था। तो जिस कंट्री के पास ज्यादा वाटरवेज पे कंट्रोल होता था वो उतनी ही पावरफुल कंट्री मानी जाती थी। तो मर्केंटाइलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो क्या कहता है कि अपनी ही नेशनल बिजनेस और नेशनल इंडस्ट्रीज को ग्रो करो। इवन उस टाइम पे कंट्रीज अपनी मिलिट्रीज को भी अपने लोकल मार्केट्स और सप्लाई चेन ना रुके कहीं से, इन सब कामों में लगा दिया करती थी ताकि इस आइडिया को और सपोर्ट मिल सके, ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो सके। प्रोडक्शन ज्यादा होगी और एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक आता है एडम स्मिथ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अब हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब होता है किसी भी एक प्रोडक्ट को अगर आप सामने वाले अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस में अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या फिर सेम प्राइस में ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब बात सेम ही हो जाती है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट को अगर आपका कॉम्पिटिटर 3 रुपए का प्रोड्यूस करके 5 रुपए में बेच रहा है और आप वही सेम प्रोडक्ट 2 रुपए का प्रोड्यूस करके अगर 4 रुपए में बेचने लग जाएंगे तो आपके पास उस प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाएगा। तो जितने भी कस्टमर्स होंगे वो आपके पास ही आएंगे क्योंकि आप वो 4 रुपए का बेच रहे हैं और सामने वाला जो आपका कॉम्पिटिटर है वो 5 रुपए का बेच रहा है। By specialization, division of labor and trade, producers with different absolute advantages can always gain more than producing and consuming in isolation. इसका मतलब क्या है, अगर आप स्पेशलाइज हो जाए किसी एक प्रोडक्ट में, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत ज्यादा गेन्स कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं उस प्रोडक्ट से। एडम स्मिथ का मेन मकसद क्या था थ्योरी देने का। एडम स्मिथ कहते हैं कि पूरे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये थ्योरी ही मानी गई है। इंटरनेशनल ट्रेड इस थ्योरी की वजह से हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया है और चाइना है, दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया एंड चाइना। इंडिया के पास जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो प्रोडक्ट ए को लेकर है। अगर हम यूं मान लें कि दो ही प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और चाइना के पास है प्रोडक्ट बी को लेकर एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो इंडिया क्या करेगा, चाइना से प्रोडक्ट बी खरीदेगा क्योंकि वो सस्ते में मैन्युफैक्चर कर रहा है, और चाइना इंडिया से प्रोडक्ट ए खरीदेगा क्योंकि इंडिया सस्ते में मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट ए। तो इसका मतलब ये एडम स्मिथ ये दर्शाना चाहते थे इस थ्योरी से कि अगर हर एक देश के पास एक एक एब्सोल्यूट एडवांटेज हुआ किसी प्रोडक्ट को लेकर या गुड्स या सर्विसेज को लेकर, तो तभी तो पॉसिबल हो पाएगा ट्रेड। अगर सभी लोग सेम एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ कोई भी चीज बनाने लग गए तो वो दूसरे से खरीदेगा ही क्यों? सामने वाले से कोई प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब हम सामने वाले के पास उस प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, यानी वो हमसे भी ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट बना पा रहा होगा। इस थ्योरी को लेकर एडम स्मिथ की कुछ assumptions भी थी। सबसे पहला, लैक ऑफ मोबिलिटी फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। नो ट्रेड बैरियर्स, यानी कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मतलब अगर एक दिन में कोई भी एक गुड है, अगर एक दिन में 40 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 2 दिन में 80 ही गुड्स प्रोड्यूस होंगे और 3 दिन में 120, यानी कॉन्स्टेंटली प्रोडक्शन होगा। यूं नहीं होगा कि एक दिन में 40 फिर 2 दिन में 70 3 दिन में 110, ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो सकता कुछ भी। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल। हमारा अगला टॉपिक आता है डेविड रिकार्डोस कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो एडम स्मिथ के बाद आते हैं हमारे डेविड रिकार्डो साहब। उन्होंने क्या बोला, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसका रीजन ही कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। आइए देखते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी कंट्री वैरायटी ऑफ गुड प्रोड्यूस कर रही है तो उसे सिर्फ वही गुड प्रोड्यूस करना चाहिए जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटिवली कम हो। यानी अगर एक कंट्री 3 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, गुड ए, गुड बी और गुड सी, तो उस कंट्री को ये देखना चाहिए कि गुड ए प्रोड्यूस करने से ज्यादा फायदा है या गुड बी प्रोड्यूस करने से ज्यादा फायदा है या गुड सी प्रोड्यूस करने से ज्यादा फायदा है। तो जिस गुड को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो तो उसे वही गुड प्रोड्यूस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि एक गुड प्रोड्यूस करने पे जो दूसरा गुड ना प्रोड्यूस कर पाए उसका जो नुकसान हो रहा है वो कम हो। तो अगर कोई भी कंट्री ये देखेगी कि उसका कंपैरेटिव एडवांटेज किस प्रोडक्ट पे है तो उसे और ज्यादा फायदा मिलेगा। कंपैरेटिव एडवांटेज डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द वर्क गेन्स फ्रॉम ट्रेड ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म्स और नेशंस व्हिच अराइज फ्रॉम डिफरेंसेस इन देयर फैक्टर एनवायरनमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। David Ricardo developed this classical theory of comparative advantage in 1817 to explain why countries engage in international trade even when one country's workers are more efficient at producing every single good than workers in other countries. David Ricardo ने थ्योरी कब दी थी? 1817 में। और इस डेविड रिकार्डो का कहना था कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ही ये रीजन एक्सप्लेन कर पाती है कि क्यों कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। He demonstrated that if two countries are capable of producing two commodities, उन्होंने क्या बोला, अगर दो कंट्रीज कोई भी दो कमोडिटीज बना सकती है और वो फ्री मार्केट में है, एजम्पशन क्या है इसमें, ये कैपिटल और लेबर जो है वो इंटरनेशनली इधर से उधर नहीं जा रहा है, लैक ऑफ मोबिलिटी उनके लिए, then each country will increase its overall consumption by exporting the good for which it has a comparative advantage। यानी कंट्री क्या करेगी, उस प्रोडक्ट की या उस कमोडिटी की या उस गुड की प्रोडक्शन बढ़ा देगी जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। फॉर एग्जांपल पार्ले कंपनी है, वो 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। कौन कौन से? एक बिस्किट्स, एक टॉफी, एग्जांपल है। तो अगर बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करने से पार्ले कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग टॉफीज, तो पार्ले क्या करेगी, बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर करेगी, इतनी मात्रा में मैन्युफैक्चर करेगी कि कंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और एक्सपोर्ट्स होना शुरू हो जाए, और जो पार्ले की टॉफी है वो उन्हें इंपोर्ट्स करवाना शुरू कर देगी। तो ये एक तरीके से कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये बताना चाहती है कि आप वो गुड्स मैन्युफैक्चर करें जिसमें आपका ज्यादा फायदा हो, ना कि वो गुड्स जो आप आसानी से इंपोर्ट करवा सकते हैं, यानी कि जो आप प्रोड्यूस करेंगे गुड्स उससे सस्ता आपको कोई और ही दे देगा, तो फिर वो इंपोर्ट करने में ही फायदा है।
then each country will increase its overall consumption by exporting the good for which it has a comparative advantage while importing the good, provided that there exist differences in labor productivity between both the countries. तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है बहुत सारे लोगों को वाइडली एक्सेप्टेड हुई, बहुत सारे लोगों को समझ आई और उन्हें लगने लगा कि हाँ भाई एब्सोल्यूट एडवांटेज से ज्यादा बढ़िया थ्योरी लगी उन्हें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है हेक्सर-ओलिन्स फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। ये जो ओलिन्स फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है ये क्या कहती है कि एक कंट्री को सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाए, या फिर कोई ऐसे रिसोर्सेज जो कंट्री के पास अबंडेंस में हो उसके द्वारा ही गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, और उन सभी जो एक्सेस गुड्स प्रोड्यूस हो गए उन सबको एक्सपोर्ट करना चाहिए। और जितने भी रिसोर्सेज जो कंट्री के पास नहीं है या थोड़ी कम मात्रा में या शॉर्टेज है या ऐसे गुड्स जो एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उन सभी चीजों का कंट्री को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो ये थ्योरी का मेन फोकस ये है कि जो एक नेशन एबंडेंस में रिसोर्सेज है उसके पास उनका वो एक्सपोर्ट करे, और जो एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपने प्रोडक्ट उनका इंपोर्ट करे। The Heckscher-Ohlin model evaluates the equilibrium of trade between two countries that have varying specialities and natural resources. The model explains how a nation should operate and trade when resources are imbalanced throughout the world. ये थ्योरी क्या बताती है कि पूरे वर्ल्ड में जब इम्बैलेंस्ड रिसोर्सेज हैं तो एक नेशन को किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। The model explains mathematically how a country should operate and trade when resources are imbalanced throughout the world. It pinpoints a preferred balance between two countries, each with its resources. दो कंट्रीज को किस तरीके का ट्रेड करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज कैसे शेयर करने चाहिए, ये इस थ्योरी में बताया गया है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है रेमंड वर्नन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ये बहुत ही आसान सी थ्योरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है समझना। इस थ्योरी में बताया गया है कि किसी भी कोई भी एक प्रोडक्ट जो एक बारी लाइफ में आता है, कोई भी एक प्रोडक्ट जो जनरेट किया जाता है लाइफ में आता है, उसकी 4 स्टेजेस से उसको गुजरना ही पड़ता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। 4 स्टेज कौन कौन सी है? नंबर 1 इंट्रोडक्शन, सेकंड ग्रोथ, थर्ड मैच्योरिटी एंड लास्ट डिक्लाइन। अगर आप नीचे जो ग्राफ दिया गया है उसमें ध्यान से देखिए, कोई भी एक प्रोडक्ट जो है जब इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है, यानी उसे नया नया लॉन्च किया जाता है, तो उसकी सेल्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। फिर वो धीरे धीरे जब उसकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है, प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, फिर वो ग्रोथ की तरफ चलता है। जब क्या होता है उस टाइम क्या होता है कि सेल्स और तेजी से बढ़ना शुरू होती है, प्रॉफिट भी उस टाइम सेल्स के साथ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। चलते 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 वो पहुंचता है थर्ड स्टेज पे जो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि आपका सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ से आपका प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, यानी सेल्स तो अपने बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच रही है लेकिन प्रॉफिट जो है डिक्लाइन करना शुरू हो गया है। उसके बाद वो लास्ट और फाइनल स्टेज पे आता है डिक्लाइन, जिसमें प्रोडक्ट जो है मार्केट में एग्जिस्ट करना धीरे धीरे कम हो जाता है और जो नीचे सेल्स भी गिरती चली जाती है और प्रॉफिट भी नीचे गिरता चला जाता है और लास्ट में जाके कंपनी प्रोडक्ट को बंद कर देती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करके फिर दोबारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। इस थ्योरी में यही बताया गया है कि हर एक प्रोडक्ट को इन चारों स्टेजेस से गुजरना पड़ सकता है, और ये इसमें ये नहीं कहा गया कि किसी भी कि ये स्टेज इतने मंथ रहेगी, ये स्टेज इतने मंथ रहेगी या ईयर रहेगी। कोई भी स्टेज कितना भी लंबा स्ट्रेच हो सकती है। हो सकता है इंट्रोडक्शन स्टेज इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, हो सकता है इंट्रोडक्शन स्टेज 2 साल चल जाए, ग्रोथ 1 ही साल में हो जाए, मैच्योरिटी पे अगले साल पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है। कोई भी स्टेज कितनी भी लंबी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है। The lifespan of a product and how fast it goes through the entire cycle depends on, for instance, market demand and how marketing instruments are used. यानी कंपनी ने मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज करे हैं, किस तरीके का प्रमोशन किया है, या फिर मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं। तो ये सब उस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज कितना देर तक चलेगी। तो अगली हमारी थ्योरी आती है नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी, जिसे पोर्टर्स डायमंड भी कहा जाता है। ये जो पोर्टर्स डायमंड मॉडल है ये बताता है कि एक नेशनल मार्केट या नेशनल इकोनॉमी में एक कंपनी या कोई भी एक फर्म कैसे अपना प्रोडक्ट या अपने आप को ग्रो कर सकती है। ये ऐसे तरीके बताती है
कि किस जगह, किस लोकेशन पे आपको लैंड लेना चाहिए, किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, किस तरह की लेबर यूज करनी चाहिए, ये सब इस थ्योरी में बताया गया है। The Porter diamond suggests that countries can create new factor advantages for themselves. कंट्रीज क्या कर सकती हैं, या कंपनीज या कंट्रीज दोनों, जैसे क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में पढ़ रहे हैं तो कंट्रीज को हम देखेंगे। The Porter diamond suggests that countries can create new factor advantages for themselves. कंट्रीज क्या कर सकती हैं कि अपने लिए नए नए फैक्टर्स को एडवांटेजेस के तौर पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, इतनी बढ़िया ज्यादा से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करी जाए एक कंट्री में मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्किल्ड लेबर हो और गवर्नमेंट का सपोर्ट हो कंट्रीज की इकोनॉमी में, तो एक बहुत बढ़िया एडवांटेज हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए। Most traditional theories of global economics differ by mentioning elements or factors that a country or region inherently possess, such as land, location, natural resources, labor, and population size as the primary determinants in a country's competitive economic advantage. एक कंट्री का नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी हो सकता है जब कंट्री क्या है इस थ्योरी को यूज करे। ठीक, कोई भी एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हो। अगर फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आयरन ओर के आसपास कोई स्टील इंडस्ट्री सेटअप की जाए ताकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो सके, ज्यादा पास में जो तुरंत सप्लाई पहुंचाई जा सके। तो वहाँ की पॉपुलेशन साइज कैसे है, लेबर स्किल्ड होनी चाहिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या क्या स्कीम्स ला रही है, तो इस तरीके से कंट्री का क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा दूसरी कंट्री के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट के लिए। अनदर एप्लीकेशन ऑफ द पोर्टर डायमंड्स इज इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ये कि थ्योरी क्या है, एक कंपनी, जैसे मैंने बताया कंपनीज के लिए भी यूज की जा सकती है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के लिए भी यूज की जा सकती है कि कोई कंपनी एक नेशनल मार्केट में कैसे परफॉर्म करे, या फिर कोई कंट्री इंटरनेशनल मार्केट में कैसे परफॉर्म करे, अपने नेशनल मार्केट में क्या क्या चेंजेस लाए जिससे वो क्या है बड़ी ज्यादा ट्रेड सरप्लस में आ सके। अगला हमारा टॉपिक आता है लेक्स मर्केटोरिया। लेक्स मर्केटोरिया एक लैटिन वर्ड है जिसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, मर्चेंट लॉ, यानी ट्रेड से रिलेटेड लॉ। Lex mercatoria is the Latin expression for a body of trading principles used by merchants throughout Europe in the medieval. यूरोप में ज्यादातर यूज किया जाता है, जो क्या है बॉडी ऑफ ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स है, ट्रेड करने के प्रिंसिपल्स, क्या रूल्स और कस्टम्स जो पहले से ही यूज होते आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस चलती आ रही है टाइम टू टाइम ट्रेड के दौरान, तो उन सब चीजों से बना हुआ है। इट फंक्शन एज द इंटरनेशनल लॉ ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल लॉ ऑफ कॉमर्स लैंग्वेज से यूज किया जाता है। It emphasized contractual freedom, alienability of property, while shunning legal technicalities and deciding cases ex equo e bono, that is according to right and good. ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम प्रोवाइड करता है, एलियनेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, या फिर केसेस जो आ रहे हैं ट्रेड से रिलेटेड उनको किस तरीके से जज करना है, उसके लिए इनके पास एक लीगल टर्म है एक्स एक्वो ए बोनो, यानी अकॉर्डिंग टू द राइट एंड गुड, यानी राइट और गुड के हिसाब से सही तरीके से जज किया जाए किसी भी केस को। लेक्स मर्केटोरिया कॉन्स्टिट्यूट्स एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ लॉ फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। लेक्स मर्केटोरियो क्या है, लेक्स मर्केटोरिया एक ऐसा इफेक्टिव सिस्टम लाता है लॉ का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। It is applied more and more by arbitrators. Its rules are predictable and adapted to the needs of international commerce. It contains the usages of international merchant community and therefore flexible and always up to date. ठीक है, जो आज तक प्रथा चलती आ रही है उन सब चीजों को यूज किया जाता है। आर्बिट्रेटर्स यूज करते हैं इन चीजों, इन रूल्स और रेगुलेशंस को, जो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी रहा है लेक्स मर्केटोरिया। Apart from customs, various other sources of lex mercatoria have been discovered, namely public international law, international conventions, general principles of law, codes of conduct, standard form contracts, reporting of arbitral awards, and compilators of the rules of lex mercatoria published by lawyers. अगला हमारा टॉपिक आता है, और आज का जो हमारा फाइनल टॉपिक है वो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ।
इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। नंबर 1, ट्रीटीज। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है ट्रीटीज। किसी भी दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रीटीज होती है उसके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को गवर्न किया जाता है, उस हिसाब से रूल्स फॉर्म किए जाते हैं। Second, international commercial practice. International commercial practice includes operations and behavioral norms between merchants and commercial companies binding to some extent. यानी मर्चेंट्स और कमर्शियल कंपनीज जो है उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उनके बीच में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुए हैं, वो सब भी इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का सोर्स है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। General principles of law are those principles and rules which are general and have been recognized by different states. जो जनरल लॉज हैं जो ज्यादातर कंट्रीज के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिए गए हैं उनको भी इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का सोर्स माना गया है। अगला है ट्रेड कस्टम लॉ, लेक्स मर्काटोरिया, जो हमने अभी अभी पढ़ा है वो भी लेक्स मर्काटोरिया, वो भी एक इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का सोर्स है। अगला है डोमेस्टिक लॉज। Another source of international trade law is the domestic laws of the states, यानी किसी भी एक कंट्री के जो डोमेस्टिक लॉज होते हैं वो भी इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के सोर्सेज हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एक कंट्रीज के लॉज पे भी डिपेंड किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में जाकर सभी दोस्तों जरूर बताना कि मैं क्या क्या नए टॉपिक्स पे वीडियो ला सकता हूँ। अगर कोई आपको लीगल टॉपिक्स पे वीडियो और चाहिए, कोई अलग सा टॉपिक चाहिए, उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूंगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया।